गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीडियो की इस श्रृंखला में हम लोग आज चर्चा करेंगे समिति के लिए, अर्थात एसोसिएशन किसे कहते हैं। एसोसिएशन की अलग अलग विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है और उसके क्या आवश्यक तत्व हैं। एसोसिएशन की विशेषताएं क्या है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो विशेष तौर से जीजीटीयू के सिलेबस बीए फर्स्ट ईयर के समाजशास्त्र के प्रथम पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। विद्यार्थियों को जो जीजीटीयू से संबंधित सिलेबस पढ़ रहे हैं उनके लिए यह वीडियो उपयोगी होगा परीक्षा की दृष्टि से। तो शुरुआत करते हैं हम समिति के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं से। यह वीडियो भी आपको दो पार्ट में मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों पार्ट देखकर आप नोट्स और बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम समिति किसे कहते हैं। जैसा बच्चों हम देखते हैं कि आम तौर पर या आम दिनों में या आम बोलचाल में समिति और संस्था दोनों का ही प्रयोग समान रूप से कर लिया जाता है, जो दैनिक प्रयोग हो। लेकिन ये दोनों ही जो अवधारणाएं हैं, समिति और संस्था, समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाएं हैं और इसका प्रयोग समाजशास्त्र में विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी एक उद्देश्य या किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। संस्था समिति की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक कार्यप्रणाली, एक कार्यविधि या पद्धति है। इसलिए संस्था शब्द कार्यप्रणाली, कार्यपद्धति और नियमों की व्यवस्था के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि अमूर्त होती है। और समिति जो है वो एसोसिएशन या संगठन के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर और हितों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों का एक समूह होता है और उसका संगठन होता है, उसका नाम होता है, उसको हम लोग समिति कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम समिति किसे कहते हैं। समिति आप लोगों ने आमतौर पर देखा होगा, हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, तो हम कुछ लोगों को उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी सौंपते हैं। समिति छोटे स्तर पर भी हो सकती है और बड़े स्तर पर भी हो सकती है, जैसे छात्र समिति, व्यापारिक समिति, श्रम संघ, दुर्गोत्सव, गणेश उत्सव या किसी भी तरह का उत्सव का आयोजन, या गांव में किसी भी मंदिर के ऊपर कोई आयोजन होता है और कुछ लोगों की कमेटी बनाई जाती है उस उद्देश्य की आयोजन की पूर्ति के लिए, वही क्या कहलाती है, समिति कहलाती है। कुल मिलाकर जब कभी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के द्वारा कुछ निश्चित उद्देश्य लेकर उस आवश्यकता की पूर्ति के साधन के रूप में जिस समूह का निर्माण होता है, जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठित होता है, वही समिति कहलाता है। मेकर और पेज जो विद्वान हुए हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत है, वह 3 ढंग से पूरी कर सकता है। पहला तो वो बताते हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को स्वतंत्र रूप से अकेले रहकर पूरा कर सकता है, बिना किसी की सहायता के, परंतु यह तो एक असामाजिक ढंग होता है और बहुत ही दुष्कर होता है, क्योंकि खुद की सारी आवश्यकताएं पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी परिस्थिति ये होती है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों के हितों का हनन करे या उनसे संघर्ष करे। यह ढंग भी समाज विरोधी है, क्योंकि हम दूसरों से कब तक संघर्ष करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। हालांकि संघर्ष जीवन का एक अंग है, फिर भी यह असामाजिक है, क्योंकि समाज द्वारा इसके तरीके को मान्यता नहीं दी जाती। तीसरी जो परिस्थिति है या तीसरी जो स्थिति है, उसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो दूसरे व्यक्तियों के सहयोग से पूरा करता है। यह एक सामाजिक ढंग है। आवश्यकताओं को पूरा करने का जो तीसरा ढंग है वही समिति का आधार है। इस प्रकार पारस्परिक सहायता और सहयोग के आधार पर मिलजुल कर जब कार्य पूरा किया जाता है तो उसे हम समिति कह सकते हैं। समिति आमतौर पर व्यक्तियों का एक समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर
या किसी हितों की पूर्ति को लेकर बनाया जाता है। जैसे परिवार भी एक समिति है बच्चों, ध्यान रखना। विद्यालय एक समिति है, व्यापार एक समिति है, संघ एक समिति है, चर्च एक समिति है, राजनीतिक दल एक समिति है, और हमारा जो राज्य है वो भी क्या है, एक समिति है, क्योंकि इनका निर्माण हमने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है। विद्यालय का उद्देश्य क्या है, शिक्षण कार्य, व्यवसाय तैयारी करवाना। इसी प्रकार श्रमिक संघ का क्या उद्देश्य, नौकरी की सुरक्षा करना, उचित पारिश्रमिक दिलाना। और साहित्यकार और प्रवक्ताओं की संगठन भी समिति के ही उदाहरण कहलाते हैं। कुल मिलाकर जब हम विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक संगठन का निर्माण करते हैं या हितों की पूर्ति के लिए एक संगठन का निर्माण करते हैं, तब वह समिति कहलाती है। अब समिति के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं, जो परिभाषाएं दी है। दो परिभाषाएं इसमें मैंने ली है, एक है मैकाइवर और पेज, दूसरा गिलिन एवं गिलिन। मैकाइवर पेज जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि व्यक्ति 3 तरह से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। इसमें परिभाषा के रूप में मैकाइवर और पेज कहते हैं कि सामान्य हित या हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के सहयोग के साथ जब सोच विचार करके संगठित समूह बनाया जाता है, तब समिति कहलाती है। कुल मिला के क्या होता है, समिति के लिए सामान्य हित अर्थात एक समूह होता है या एक व्यवस्था होती है, उसका क्या होते हैं, कुछ हित होते हैं या कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोच विचार किया जाता है कि इनको कैसे पूरा किया जाए, और सोच विचार करके और एक संगठन बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। दूसरे विद्वान हैं समाजशास्त्री गिलिन एवं गिलिन। गिलिन एवं गिलिन कहते हैं कि समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी विशेष हित या हितों के लिए संगठित होता है तथा मान्यता प्राप्त या स्वीकृत विधियों एवं व्यवहारों द्वारा कार्य करता है। गिलिन एंड गिलिन वही बात कहते हैं कि समाज द्वारा सबसे पहले या समूह द्वारा मान्यता प्राप्त होता है तथा कुछ विधियां जो कि संस्थाओं की जो कार्यप्रणाली जो कि संस्था कहलाती है, उसके तहत वो संगठित होकर हितों के लिए काम करता है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करता है। गिलिन एंड गिलिन की पुस्तक का नाम है कल्चरल सोशियोलॉजी। याद रखना बच्चों, कल्चरल सोशियोलॉजी। मैकाइवर और पेज की मैं पहले भी बता चुका हूँ, सोसाइटी पुस्तक का नाम। कुल मिलाकर जो हमने अभी तक चर्चा की, उससे एक बात स्पष्ट आती है कि समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सहयोग और संगठन पाया जाता है, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह क्या होता है, किसी लक्ष्य की पूर्ति करना होता है। समिति के जो सदस्य हैं वो अपने विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति कुछ निश्चित नियमों के अंतर्गत सामूहिक प्रयास के द्वारा करते हैं। अर्थात जब एक व्यक्तियों का समूह संगठन में परिवर्तित होता है जिसका कि कोई लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, साझा प्रयास करते हैं, निश्चित नियमों का पालन करते हुए, उसे हम क्या कहेंगे, समिति कहते हैं। तो समिति के अंतर्गत ये सब चीज़ें हमने चर्चा की, उससे उसके समिति के अनिवार्य 4 तत्व निकलकर सामने आते हैं बच्चों। पहला है व्यक्तियों का समूह, दूसरा सामान्य उद्देश्य, तीसरा पारस्परिक सहयोग और चौथा संगठन। सबसे पहले समिति के लिए क्या होगा, व्यक्तियों का समूह होगा, और व्यक्तियों का समूह क्या करेगा, उसका उद्देश्य होगा, क्योंकि उद्देश्य होना आवश्यक है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम संगठन बनाते हैं। तो जब संगठन बनेगा उसे हम समिति करेंगे। फिर क्या होगा, उसमें तीसरा जो अनिवार्य तत्व है वह है पारस्परिक सहयोग। अर्थात समिति का निर्माण के लिए जब तक समिति में पारस्परिक सहयोग नहीं होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। चौथा है संगठन, क्योंकि एकता या संगठन का होना आवश्यक है, और इससे क्या, समिति की जो कार्यप्रणाली है, कुशलता है, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। कुल मिलाकर समिति निर्माण के लिए व्यक्तियों का समूह, सामान्य उद्देश्य, पारस्परिक सहयोग और संगठन जब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्माण करते हैं तो उसे हम समिति कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने समिति के अर्थ और परिभाषा को समझने की कोशिश की। अब हम इसके वीडियो के पार्ट 2 में समिति की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।